नमस्कार दोस्तों। 5 और 4 अप्रैल का 2 दिन का करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं। 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा और इसको हम कवर करेंगे। ये जो करंट अफेयर है किसी भी आगामी परीक्षा, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को। मई का जो पहला मंगलवार होगा उस तिथि को मनाया जाएगा। और मई का इस बार का जो पहला मंगलवार है वो किस तिथि को पड़ रहा है? मई का इस बार का जो मंगलवार है वो 4 तारीख को पड़ा। तो 4 तारीख को पड़ा तो 4 मई को इस बार ये मनाया गया। अगले बार आप देखेंगे तो जिस तिथि को पड़ेगा उस तिथि को ये मनाया जाएगा, यानी कि शर्त ये है मई का पहला मंगलवार। ठीक है। और ये अस्थमा जो होता है, ये बच्चों में अस्थमा सबसे आम बीमारी पाई जाती है और ये गैर संचारी रोगों में से एक रोग है, लेकिन व्यापक स्तर पर लोग इससे प्रभावित होते हैं। हाल ही में जापानी सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला है श्यामला गणेश को। बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका हैं ये, और ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इनको सम्मानित किया गया। श्यामला सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं और आरटी नगर बेंगलुरु इकाना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत हैं। 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक, मतलब सैकड़ों छात्रों को इन्होंने पढ़ाया है। ठीक है। इकेबाना जापानी फूलों की व्यवस्था की कला है और श्यामला ने अपने पति गणेश के साथ 1983 में बेंगलुरु में एक जापानी भाषा स्कूल शुरू किया था। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में कोई नहीं ज़रूरत है, मतलब इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, जिसे क्या कहते हैं? यूरेनियम का जो सबसे हल्का रूप है, लाइट वेट सबसे ज़्यादा जो है, वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है और इसे यूरेनियम 214 कहते हैं। 214 इसको कहा जाता है। यूरेनियम का जो ये आइसोटोप है, ये प्रोटॉन की तुलना में अधिक संख्या में इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और ये हल्का होता है। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है। जो ये यूरेनियम 214 है, ये अन्य सामान्य यूरेनियम समस्थानिकों की तुलना में बहुत लाइट वेट है, हल्का होता है। इसमें यूरेनियम 235 भी शामिल है। यूरेनियम 235 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप है। इसमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन सबसे हल्का अगर आपसे पूछा जाएगा तो 214। और सबसे सामान्य रूप से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो यूरेनियम 235 होता है। हाल ही में किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? इबोला आपको याद होगा, या अगर नहीं याद है तो आपको इसको जानना चाहिए। पश्चिमी अफ्रीका में 2014-15 की बात है, 14 से 16 तक इसने बहुत बड़ा प्रकोप फैलाया था और एबोला के कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी। एबोला जो है ये आनुवंशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा हुआ था जो 2018-20 में फिर से उत्पन्न हुआ। मतलब उस समय पहले जो जो इससे पीड़ित थे उसके बाद में आगे ये बढ़ गया उससे। वर्तमान में देखा जाए तो गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अभी हाल में जो बात है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को इबोला से मुक्त घोषित कर दिया है कि वहां पर अब इबोला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? आमतौर पर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। पूरे विश्व में चीन क्रूड स्टील जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत की अगर बात की जाए तो पहले तो जापान हुआ करता था, लेकिन भारत ने जापान को पीछे छोड़ के दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। और स्टील के अन्य जो शीर्ष उत्पादक हैं उसमें रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और जर्मनी है। तो प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान भारत का है और तृतीय स्थान जापान का है। ये 3 स्थान जरूर याद रखिएगा। 2019 में भारत ने पछाड़ दिया था। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत किस वर्ष तक प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 160 किलोग्राम तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? भारत की एक राष्ट्रीय इस्पात नीति है, नेशनल स्टील पॉलिसी। तो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में पास की गई थी, पारित की गई थी। तो इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो उसमें से एक लक्ष्य था कि 2030-31 तक प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 160 किलोग्राम तक बढ़ा लेना है भारत में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे 2030-31 तक, ये
जो मतलब लक्ष्य जो रखा गया था इसमें 160 किलोग्राम तक बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो केवल 69 किलोग्राम है खपत प्रति व्यक्ति। दूसरा लक्ष्य था कि 2025-26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक बनना है, भारत को बनाना है, तो शुद्ध निर्यातक बनाने की बात इसमें की गई थी। और तीसरा लक्ष्य इसमें रखा गया था कि कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना है, और ये 2030 तक कोकिंग कोल के आयात को 50% तक कम करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, घरेलू उपलब्धता को बढ़ा दिया जाए जिससे कि जो आयात हो रहा है वो कम हो जाए। तो ये सब राष्ट्रीय जो इस्पात नीति है, नेशनल स्टील पॉलिसी, उसके अंतर्गत ये सब निर्धारित किया गया था। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? प्रफुल्ल चंद्र पंत को अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया एनएचआरसी का। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक वैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। और ये संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इनकी रक्षा करती है। ये इसके प्रहरी के रूप में कार्य करती है। एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, और ये आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 सदस्य जो सदस्य हैं वो पदेन हो, एक्स ऑफिसियो हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष जो हैं और जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 साल की उम्र जो इनमें से पहले पूरा हो जाए तब तक रहता है। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर आगे टल रहा है, और आगे पेपर बढ़ रहा है, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। जिन्होंने भी इस समय लापरवाही की, पढ़ना लिखना बंद कर दिया, तो वो आगे भी अपने को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, डेली का डेली एपिसोड देखिए, अन्य भी जो स्रोत हैं आपके पास उनसे पढ़ाई करिए, और हम क्रैश कोर्स भी लेकर आ रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करिए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई से जुड़े रहिए। अगली जो खबर है 4 मई की, पुटोला नाच जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? स्ट्रिंग पेपेट्री आर्ट होता है, तो ये पुटोला नाच कहाँ का है? तो ये पुटोला नाच जो है ये असम राज्य में प्रचलित है। लगभग ये कला जो है अब लोग भूल रहे हैं। अभी एक असम में ट्रस्ट है ARMT, जिसने कोविड उपयुक्त व्यवहार पर व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए इस कला का उपयोग किया। 3 लोग वीडियो बनाए, और ये परियोजना यूनिसेफ असम के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। जागरूकता फैलाने के लिए पपेट्स का उपयोग किया गया, तो पुटोला इस कारण से चर्चा में आया। तो ये असम का है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सी डेट को मनाया जाता है? 3 मई की जो तिथि है, ये प्रेस और मीडिया की आज़ादी के महत्व को लोगों में फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाई जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस माना जाता है, लेकिन आजकल की जो स्थितियां हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कई बार ये गलत कार्य करते भी, या गलत कार्य का मतलब यह है कि जो इनकी जिम्मेदारी है वो नहीं, बल्कि ये टीआरपी, बल्कि ये सरकार का पक्ष रखने के तौर पर या बुराई करने के तौर पर, इस तरीके से ये ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश हुई दिसंबर 1993 में कि इसकी महत्ता को थोड़ा सा महत्व दिया जाए, और विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा फिर की गई। तो 3 मई को विंडहोक घोषणा की वर्षगांठ को चिन्हित करने के तौर पर चुना गया, और फिर ये मनाया जाने लगा। 1991 में विंडहोक घोषणा एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है, और इस वर्ष विश्व प्रेस दिवस की जो थीम है ये भी इंपॉर्टेंट है। विंडहोक तो ध्यान रखिएगा कि उसकी तिथि थी इस कारण से, लेकिन इस वर्ष की जो थीम है वो थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली जो न्यूज है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? सोलर ग्रीन ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट 16,000 फीट की ऊंचाई पर सिक्किम में 56 किलोवाट का
पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट उद्घाटित किया गया। ये भारतीय सेना की परियोजना है और ये परियोजना वैनेडियम आधारित बैटरी टेक्निक पर आधारित है। आईआईटी मुंबई इसमें हेल्प कर रहा है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था इसमें हेल्प कर रही है। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, तो उनमें ये भी प्रमुख है। भाई कैसे पूरा होगा? जैसे आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो आपको हर एक पोर्शन पढ़ना होता है, उसको तैयार करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस छोड़कर चले जाएंगे या हिस्ट्री केवल पढ़ के चले जाएंगे, इस तरीके से नहीं। तो हर तरीके से जब आप उसको पूरा करेंगे तभी तो क्वेश्चन आपके पास होने भर के पूरे होंगे, इस तरीके से। ऋषिकुल्या नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ऋषिकुल्या नदी क्यों खबरों में थी, तो पहले ये जान लीजिए। ओडिव रिडले कछुओं का नाम आपने सुना है? तो सबसे ज्यादा ओडिव रिडले कछुए जो पाए जाते हैं वो गहिर माथा के मुहाने में पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में दूसरा स्थान आता है ओडिव रिडले के मामले में। ये ऋषिकुल्या नदी का मुहाना है, वहीं पे आता है। ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर ये पाए जाते हैं। और अभी हाल में ओडिव रिडले जो कछुए हैं, तो उनमें मतलब ये ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास इस साल ये अपना जो घर बनाते थे जिससे इनका प्रजनन होता था, तो वो घोंसले नहीं बना पाएंगे, क्योंकि घोंसला बनाने की प्रक्रिया का समय समाप्त होने वाला है। और मार्च 2020 में एक ही स्थान पर 3 लाख से अधिक कछुओं में घोंसला बनाया था। इस कारण से ये चर्चा में है। तो अगर ये नहीं बना पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या प्रभावित होगी, उनका प्रजनन प्रभावित होगा। इस कारण से ये चर्चा में तो पूछा जा सकता है कि ऋषिकुल्या नदी कहाँ बहती है। विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। 2 मई को ही मनाया जाता है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, महासागरों और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग का वर्णन करता है? तो दो चीजें आपकी इसमें तैयार हो रही हैं। एक तो विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 मई को। और साथ में ये भी ध्यान आपको रखना है कि ये समुद्री संसाधन की बात किसमें की गई है, तो एसडीजी 14 है। सतत विकास लक्ष्य जो 14 है उसमें क्या कहा गया है? महासागर, समुद्र और जो समुद्री संसाधन है इनका निरंतर संरक्षण किया जाए और इसका निरंतर उपयोग किया जाए। उपयोग की बात की गई है लेकिन संरक्षण की भी बात की गई है। ठीक है। तो ये जो टूना है, टूना जैसी प्रजातियां जो होती हैं वो अपने पोषण गुणों के कारण जानी जाती हैं। भोजन के तौर पर ये मछलियां जो खाई जाती हैं, तो उसमें जो टूना में मांस जो पाया जाता है उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, खनिज उसमें पाए जाते हैं। तो इसी कारण से इसकी महत्ता को पहचानने की दृष्टि से 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? ये प्रश्न बहुत मुश्किल है पूछा जाना आपसे, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पथ के कोविड-19 योद्धा इन्होंने अभी घोषित किया है। और यही गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसी के तहत ये घोषणा की है इन्होंने। ठीक है। 6500 से अधिक पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का नाम भी दिया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे अंग्रेजी में कहते हैं। उनका जो बलिदान है, लोगों को बचाने के चक्कर में कई बार वो लोग घायल हो जाते हैं, अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, तो ये उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट भारत ने किस देश के साथ से खरीदा है? किस देश के साथ समझौता हुआ है तो खरीदा है? तो ये P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदा गया है और $2.42 बिलियन की अनुमानित लागत है इसकी। और भारतीय नौसेना ने जनवरी 2009 में बोइंग से 8 P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रत्यक्ष वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से खरीदे थे। फिर जुलाई 2016 में अतिरिक्त 4 विमान के लिए अनुबंध हुआ। इतना डेवलपमेंट आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये किसका है? तो बोइंग कंपनी से अमेरिका से खरीदा गया है, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। P8I लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस और सर्विलांस विमान है और ये व्यापक क्षेत्र, ब्रॉड एरिया, तटीय तथा समुद्री परिचालन में भी सक्षम है। ये परिचालन वहां से किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जाइलोफिस दीपकी क्या है? जाइलोफिस दीपकी ये एक सांप की प्रजाति है, अभी हाल में खोजी गई है। और ये इंद्रधनुष की तरह, जैसे इंद्रधनुष कई कलर का होता है, उस तरीके से इसकी चमड़ी पाई जाती है, ऊपरी त्वचा।
और लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक छोटा सा ये सांप होता है, छोटा सा 15 सेंटीमीटर की पटरी देखा है आपने, तो 20 सेंटीमीटर लंबा ये सांप होता है, चमकीला टाइप का। और इस प्रजाति का जो नामकरण किया गया है, ये भारतीय सरीसृप विज्ञान वेत्ता है दीपक वीरप्पन, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इसको, वुड स्नैक को समायोजित करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और ये उपवर्ग जो जाइलोफिनाइली है, इसका निर्माण करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दीपक से ये दीपकी बन गया, जाइलोफिस दीपकी। वर्ग उन्होंने बनाया था, उपवर्ग जो बनाया था, और नाम इसका दीपकी उनके नाम पे रख दिया गया। तो ये करंट अफेयर रहा। अब करंट अफेयर का जो टाइमिंग हम लोग रख रहे हैं, वो अर्ली मॉर्निंग, आपको ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 के करीब टाइम रख दिया जाए, जो रोज आपको मिल जाया करे, ठीक है। सुबह 8 बजे, या और जल्दी रख दिया जाए, ये कमेंट करके बताइएगा, और इसको खूब शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज या कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, upsctarget.com। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज, आर की टेस्ट सीरीज, उसका फुल कोर्स, और जीआईसी लेक्चरर की टेस्ट सीरीज, जो भी आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।